नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टॉक्स और फ्यूचर्स के बारे में समझने वाले हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, आपके लिए कौन सा सेगमेंट अच्छा है, क्या इक्विटी मार्केट आपके लिए अच्छा है या फिर फ्यूचर्स आपके लिए अच्छा है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा और आपके लिए कौन सा सही है वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू कर दें। फ्रेंड्स देखिए, जो इक्विटी मार्केट होता है, मतलब जो स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है, उसमें जो इक्विटी वाला सेगमेंट है जिसको हम कैश सेगमेंट भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना हम कैश में ट्रेडिंग करते हैं, हम इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सेगमेंट अलग है। और हम बोलते हैं कि हम डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो सेगमेंट अलग है। तो कैश का जो सेगमेंट है, जो इक्विटी सेगमेंट है, उसमें बेसिकली दोस्तों क्या है कि देखिए, उसकी मैं थेरोटिकल डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। जो थेरोटिकली जो बुक में डेफिनेशन लिखी है बहुत अलग लिखी हुई है, वो समझ के कोई मतलब भी नहीं है। हम सीधा सीधा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें समझेंगे। तो इक्विटी देखिए, जो कैश सेगमेंट है, जो इक्विटी सेगमेंट है, उसमें बेसिकली आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब कोई भी शेयर अगर आपने खरीदा तो आप अपने डिमैट अकाउंट में उस शेयर को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो। 1 साल तक, 10 साल तक, लाइफ टाइम तक आप अपने डिमैट अकाउंट में उस शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो। अगर आप कैश सेगमेंट में कोई भी शेयर खरीदते हो तो कभी भी बेच भी सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास में रहता है, बट बेसिकली आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हो कैश सेगमेंट में। दूसरी तरफ जो डेरिवेटिव्स है, जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स में बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। फ्यूचर्स में प्योरली ट्रेडिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना है। मतलब कोई भी शेयर अगर आपने फ्यूचर्स में खरीदा है तो जो उसकी एक्सपायरी होती है, उस एक्सपायरी के पहले पहले आपको उसको बेचना पड़ता है, ठीक है, स्क्वायर अप करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर्स में आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कैश सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट में ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है इक्विटी का और फ्यूचर्स का, ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडर लोगों के लिए बना हुआ है, इक्विटी भी ट्रेडर लोगों के लिए भी है और इन्वेस्टर लोगों के लिए है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इक्विटी सेगमेंट जो है, जो कैश सेगमेंट है, उसमें 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है आज के तारीख में, ठीक है। अगर आप बीएसई पे देखोगे तो करीब करीब 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। एनएसई में कम है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा कंपनी कैश सेगमेंट में अवेलेबल है। और दूसरी तरफ जो फ्यूचर सेगमेंट है, उसमें करीब करीब 200 के करीब कंपनियां लिस्टेड है। 200 के करीब कंपनियां उसके अंदर में है फ्यूचर्स में। क्योंकि फ्यूचर्स में देखिए हर कंपनी होती नहीं है। फ्यूचर्स में अगर किसी भी कंपनी को अगर जाना है तो उसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पास करके ही वो कंपनी फ्यूचर्स वाले सेगमेंट में जाती है, ठीक है। और जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कंपनी, तब तक वो फ्यूचर्स में रह रही है, ठीक है। अगर वो क्राइटेरिया वापस से अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो कंपनी वापस फ्यूचर्स से बाहर हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई और कंपनी है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो वो वापस से फ्यूचर में एंटर हो जाती है। तो फ्यूचर्स में से कंपनियां एग्जिट और एंटर होते रहती है, रोज रोज नहीं होती है, बट अमूमन ये होते रहता है, ठीक है। तो फ्यूचर्स में आज की तारीख में 200 से भी कम कंपनियां लिस्टेड है, 250 कंपनियां लिस्टेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इक्विटी मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां इस समय लिस्टेड हैं। अब देखिए दोस्तों, इक्विटी में अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप एक सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो, ठीक है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक सिंगल शेयर भी आप इक्विटी मार्केट में खरीद सकते हो। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फ्यूचर्स में आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे लॉट में खरीदी और बिक्री होती है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्यूचर्स में भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। देखिए दोस्तों, फ्यूचर्स में जो कंपनियां होती है, अमूमन जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, वो फ्यूचर्स में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। जो छोटी कंपनियां जिनका मार्केट कैप कम है तो वो नॉर्मली फ्यूचर्स में होती नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो क्राइटेरिया जो फ्यूचर्स का है वो लोग पास नहीं कर पाते छोटी कंपनियां। बड़ी कंपनी ईजिली वो पास कर लेती है क्राइटेरिया, ठीक है। तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आपको कैश सेगमेंट में लेना है तो आप एक शेयर भी ले सकते हो। बट अगर फ्यूचर्स में अगर आपको रिलायंस बाय करना है तो मिनिमम आपको एक लॉट बाय करना पड़ेगा। अब एक लॉट के अंदर रिलायंस के 550 शेयर आते हैं, ठीक है। 550 मल्टीप्लाई बाय 2,000 अगर रिलायंस का भाव है, ठीक है, तो ये करीब करीब 11 लाख रुपए का वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब 11 लाख रुपए अगर आपको कैश सेगमेंट में कोई भी शेयर खरीदना है तो उसमें क्या होता है कि एक शेयर खरीदा, आप एक शेयर के आपको आप पैसे दे दोगे तो आपको वह शेयर मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर्स में मिनिमम आपको एक लॉट लेना है, मतलब 11 लाख रुपए का आपको माल लेना है। लेकिन यहाँ पे पूरे 11 लाख रुपए आपको देने नहीं पड़ते, आपको कुछ मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मिनिमम एक लॉट आपको फ्यूचर में लेना पड़ेगा और कैश सेगमेंट में आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, फ्यूचर का जो प्राइस होता है और कैश का जो प्राइस होता है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज कैश सेगमेंट में 2,000 रुपये भाव चल रहा है तो फ्यूचर्स में आपको 2,010 रुपये या 2,020 रुपये ऐसा दिख सकता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है।
क्योंकि शेयर प्रीमियम पे चलता है। अगर मान लो कैश में 2000 रुपये का भाव है और फ्यूचर में 2020 रुपये का भाव है, अगर ऐसा भाव दिख रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि शेयर 20 रुपये से प्रीमियम पे चल रहा है। और नॉर्मली फ्यूचर में जितने भी शेयर है वो प्रीमियम पे ही चलते हैं नॉर्मली, बट कभी कभी डिस्काउंट में भी शेयर चलते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि रिलायंस का भाव कैश सेगमेंट में 2000 रुपये है बट फ्यूचर में 1980 रुपये या 1990 रुपये। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि शेयर डिस्काउंट में चल रहा है, शेयर 20 रुपये से 10 रुपये से डिस्काउंट में चल रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। बट ये ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है, नॉर्मली आपको शेयर प्रीमियम पे ही मिलेगा फ्यूचर्स में जब आप उसको देखते हो तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इक्विटी में अगर कोई भी शेयर खरीदना है तो आपको उसके पूरे पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको इंट्राडे में वगैरह लिमिट मिल जाती है। ठीक है, अभी तो सेबी ने काफ़ी लिमिट पे बंदिश लगा के रखी है, कोई ब्रोकर आपको अभी लिमिट दे नहीं रहा है। अगर आपको कैश सेगमेंट में कोई भी शेयर खरीदना है तो आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर आपको 1 लाख रुपए के शेयर खरीदना है कैश सेगमेंट में तो आपको करीब करीब पूरा 1 लाख रुपए देना पड़ता है, वो शेयर अगर आपको डिमैट अकाउंट में होल्ड करके रखना है तो। ठीक है, बट दोस्तों फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लॉट मिनिमम परचेस किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आपको 1 शेयर खरीदना है, ठीक है, कैश सेगमेंट में, तो आप 2000 रुपये देके 1 शेयर खरीद सकते हो, वो आपके डिमैट अकाउंट में आ जाएगा। आपको अगर कैश सेगमेंट में 10 लाख रुपए के रिलायंस शेयर खरीदना तो आपको पूरे 10 लाख रुपए ब्रोकर को देना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको 10 लाख रुपए के शेयर मिलेंगे आपके डिमैट अकाउंट में। बट फ्यूचर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 550 शेयर का 1 लॉट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगर आपको वो लॉट खरीदना है तो 550 मल्टीप्लाई बाय 2000 जो रिलायंस का भाव है, अगर वो करो तो कुछ 11 लाख रुपए के करीब उसकी वैल्यू आता है। तो ये 11 लाख रुपए पूरे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका जो मार्जिन है वो आपको देना पड़ता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्जिन क्या है, मान लो 20%, 25%, ये मार्जिन कम ज़्यादा होता रहता है दोस्तों, हमेशा 20%, 25% ऐसा मार्जिन नहीं रहेगा। कभी मार्जिन ये बढ़ेगा, कभी कम होगा, क्योंकि ये जो मार्जिन डिपेंड करता है शेयर की वॉलेटिलिटी के ऊपर, शेयर की रिलायबिलिटी के ऊपर। शेयर जितना ज़्यादा भरोसेमंद होगा उतना कम मार्जिन आपको देना पड़ता है। शेयर जितना ज़्यादा कम भरोसे वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो उतना ही ज़्यादा आपको मार्जिन देना पड़ता है। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक भरोसेमंद शेयर है तो उसका मार्जिन कम रहता है, 20%, 25%। मतलब मान लो अगर रिलायंस का जो लॉट है उसका वैल्यू 10 लाख 11 लाख रुपए है तो आपको 2-2.5 लाख रुपए आप भी दे दोगे, आप 2-2.5 लाख रुपए अपने ब्रोकर को, तो भी आप 550 शेयर का जो 1 लॉट है वो फ्यूचर में बाय कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ मार्जिन अमाउंट देके आपका काम चल जाता है फ्यूचर्स में, बट इक्विटी में आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो हमें अगर सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करना है तो हमें डिमैट अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा काम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में जो भी हम शेयर खरीदते हैं वो हमारे डिमैट अकाउंट में जाते ही नहीं है, तो फिर हमें डिमैट अकाउंट की ज़रूरत क्यों है, नहीं है। ठीक है, ये थ्योरेटिकली देखें तो समझ में आता है, बट प्रैक्टिकली दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाओगे, आप उससे बोलोगे कि मुझे सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है और मुझे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, मुझे डिमैट अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो शायद वो आपको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे ब्रोकर डिमैट और ट्रेडिंग साथ में ही ओपन करके देते हैं। ठीक है, ब्रोकर आपको यही बोलेगा कि सर आपको किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करना है, कैश में करना हो, फ्यूचर ऑप्शन में करना हो, आपको डिमैट ट्रेडिंग ओपन करना ही पड़ेगा। नॉर्मली ब्रोकर का जवाब ऐसा आपको मिलेगा, बट थ्योरेटिकली ये है, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो विदाउट डिमैट अकाउंट भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत आपको रहेंगी। बट आपको कैश सेगमेंट में अगर ट्रेडिंग करना है, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो वहाँ पे डिमैट अकाउंट मस्ट है। क्योंकि इक्विटी मार्केट में जो भी आप शेयर खरीदोगे उसे अगर होल्ड करते हो तो उसे रखोगे कहाँ, उसे रखने के लिए डिमैट अकाउंट आपके पास में चाहिए। ठीक है, इक्विटी मार्केट में दोस्तों आप सिर्फ सीधा ट्रेड कर सकते हो, मतलब अगर डिलीवरी में अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आज आपने कोई शेयर खरीदा, कल अगर आपको बेचना है इक्विटी मार्केट में तो आपको सीधा ही ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब पहले शेयर को खरीदना पड़ेगा, बाद में शेयर को बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का ट्रांजैक्शन आपको इक्विटी मार्केट में करना पड़ेगा। बट फ्यूचर्स में आप उल्टा ट्रेड भी कर सकते हो, सीधा तो कर ही सकते हो, बट उल्टा ट्रेड का मतलब क्या होता है, पहले आप शेयर को बेच सकते हो, बाद में शेयर को खरीद सकते हो। ऐसा ट्रांजैक्शन भी आप फ्यूचर्स में कर सकते हो। कैरी करने की बात मैं कर रहा हूँ, इक्विटी मार्केट में भी ये चीज़ होती है, बट इक्विटी मार्केट में ये सिर्फ इंट्राडे में होता है, मतलब सेम डे आप शेयर को पहले बेच सकते हो, बाद में खरीद सकते हो इक्विटी मार्केट में भी। बट अगर आपको कैरी करना चाहते हो, मतलब आप बोलना चाहते हो कि 1 तारीख आज है मान लो, ठीक है, 1 तारीख के दिन आपने शेयर को बेच दिया और आप बोल रहे हो कि मैं 10 तारीख को इसको खरीदूंगा, तो ऐसा इक्विटी मार्केट में पॉसिबल नहीं है, बट ये फ्यूचर मार्केट में पॉसिबल। 1 तारीख को आपने शेयर बेच दिया, आप बोल रहे हो कि मैं इसे 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद खरीद लूंगा जब ये शेयर नीचे आएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर नीचे आने वाला तो पहले आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हो, मतलब बेच सकते हो, बाद में नीचे खरीद सकते हो। ये ऑप्शन आपको
फ्यूचर्स में मिलता है, इक्विटी में नहीं मिलता है। ठीक है, डिलीवरी की बात मैं कर रहा हूँ, इंट्राडे में तो दोनों सेगमेंट में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो बात करते हैं सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट दोस्तों देखिए, इक्विटी मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो T+2 में होता है। T+2 का मतलब होता है, T मतलब ट्रेडिंग डे और +2 मतलब 2 दिन और। ठीक है, मान लो अगर आप मंडे कोई शेयर खरीदते हो, मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, मान लो अगर मंडे आप कोई शेयर खरीदते हो तो वेडनेसडे के दिन वो शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आता है। ठीक है, मान लो अगर मंडे को अगर आप कोई शेयर सेल करते हो तो उसके पैसे वेडनेसडे के दिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से T+2 में सेटलमेंट होता है इक्विटी मार्केट में। ठीक है, और फ्यूचर्स में जो सेटलमेंट होता है वो डेली बेसिस पे सेटलमेंट होता है, मतलब मार्क टू मार्केट बेसिस पे सेटलमेंट होता है। ठीक है, मान लो अगर आपने फ्यूचर में कोई शेयर खरीदा, मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आपने खरीदा, ठीक है, 2000 रुपये के भाव पे आपने खरीदा, और खरीदने के बाद उस दिन का जो क्लोजिंग आया 2020 रुपये आया, मतलब 20 रुपये से आप प्लस में हो, तो 20 रुपये मल्टीप्लाई बाय 550, जो इतना वैल्यू होता है उतना जो पैसा है वो आपके लेजर बैलेंस में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा पैसा। ठीक है, फिर मान लो अगले दिन रिलायंस का भाव अगर 50 रुपये नीचे गिर गया तो 50 मल्टीप्लाई बाय 550 जो रिलायंस का लॉट है उतना पैसा आपके लेजर बैलेंस से डेबिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर फ्यूचर में अगर आपकी पोजीशन ओपन है तो डेली बेसिस पे पैसा डेबिट और क्रेडिट होता रहेगा। शेयर अगर आपका प्लस कर रहा है तो पैसा जमा होता रहेगा, शेयर अगर माइनस में जा रहा है तो पैसा डेबिट होता रहेगा। तो इसीलिए ब्रोकर आपसे मार्जिन मांग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मान लो अगर रिलायंस का एक लॉट खरीदना है तो उसमें मार्जिन 2 लाख रुपए लग रहा है तो आपने सिर्फ 2 लाख रुपए दे दिया, आप खरीद लोगे, बट अगर मार्क टू मार्केट बेसिस पे अगर आपको लॉस आ रहा है तो वो पैसे डेली ब्रोकर आपसे मांगेगा। तो इसीलिए बेटर ये है कि थोड़े ज़्यादा पैसा आप जमा करके रखिए। अगर 2 लाख रुपए लग रहे हैं एक लॉट खरीदने के लिए तो आप 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए जमा करके रखिए, क्योंकि अगर मार्क टू मार्केट बेसिस पे लॉस आता है तो ब्रोकर आपसे पैसे ना मांगे, उसी में से वो एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, फ्यूचर मार्केट में डेली बेसिस पे सेटलमेंट होता है, मार्क टू मार्केट बेसिस पे सेटलमेंट होता है, और इक्विटी मार्केट में T+2 में सेटलमेंट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं वॉल्यूम की। तो आज के तारीख में स्टॉक मार्केट में जो वॉल्यूम हो रहा है 80% से भी ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है वो डेरिवेटिव्स में होता है, फ्यूचर्स ऑप्शन में होता है। मतलब मैक्सिमम लोग फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इक्विटी मार्केट में मिनिमम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब 20% से भी कम वॉल्यूम इक्विटी मार्केट में होता है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो इक्विटी मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो या तो छोटे ट्रेडर होंगे, ठीक है, जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, या फिर डिलीवरी में भी कर रहे होंगे तो छोटे ट्रेडर होंगे, ठीक है, और या तो फिर इन्वेस्टर होंगे। अब जो इन्वेस्टर आदमी है वो रोज रोज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता है, ठीक है, कभी कभार करता है, ठीक है। और जो फ्यूचर्स में जो बंदा ट्रेडिंग करता है वो ट्रेडर है, और ट्रेडर आदमी का नेचर कैसा होता है कि वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करता रहता है, रोज वो ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो फ्यूचर्स में क्या है कि इंटरेस्ट ज़्यादा है, फ्यूचर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत तेज़ी से पैसा प्लस और माइनस होता है, तो वहाँ पे मज़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। इक्विटी मार्केट में हम ऐसा भी बोल सकते हैं इक्विटी मार्केट एक टेस्ट मैच की तरह है और फ्यूचर मार्केट T20 की तरह है। तो ऑब्वियसली लोगों को T20 ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए हम देखते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और इक्विटी मार्केट में कम वॉल्यूम होता है, ठीक है। बट अगेन अगर मैं बोलूँ टेस्ट मैच अच्छा है या T20 अच्छा है, तो मतलब जो क्रिकेट खेलता है वो यही बोलेगा कि टेस्ट मैच अच्छा है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी इक्विटी मार्केट अच्छा है, फ्यूचर्स में ऐसा है कि मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है। तो जबकि इक्विटी मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो इक्विटी मार्केट में तो आप पैसा बना लेते हो, पैसा कमा लेते हो, ठीक है। दोस्तों आपने पोस्ट क्लोजिंग सेशन और प्री ओपन सेशन के बारे में सुना होगा, ठीक है। मान लो जैसे कि इक्विटी मार्केट में ये चीज़ होती है, ठीक है, प्री ओपन सेशन और पोस्ट क्लोजिंग सेशन जो है वो सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए एप्लीकेबल है, फ्यूचर्स मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मार्केट मंडे टू फ्राइडे चालू रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो मंडे को जब मार्केट खुलता है तो सुबह 9 बजे जब मार्केट खुलता है तो 9 बजे से लेकर तो 9-7 तक प्री ओपन सेशन मार्केट में चलता है, और ये सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और 9:07 से लेकर तो 9:15 तक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, रुका हुआ होता है, मार्केट बंद होता है, ठीक है। फिर 9:15 से नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाती है इक्विटी मार्केट में। बट फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में 9 बजे से लेकर तो 9:15 तक कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट 9:15 से नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाती है। तो इस तरीके से इक्विटी मार्केट में प्री ओपन सेशन चलता है, फ्यूचर मार्केट में प्री ओपन सेशन नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से पोस्ट क्लोजिंग सेशन जब 3:30 बजे मार्केट बंद होता है तो फ्यूचर मार्केट बंद हो जाता है, फ्यूचर मार्केट में आगे फिर कोई ट्रेडिंग नहीं होती है उस दिन। बट इक्विटी मार्केट 3:30 बजे बंद होने के बाद में 3:40 पर वापस से खुलता है, और 3:40 से लेकर तो 4 बजे तक पोस्ट क्लोजिंग सेशन चलता है। उस पोस्ट क्लोजिंग सेशन में भी ट्रेडिंग होती है, मतलब या तो आप शेयर उसमें बाय कर सकते हो या तो आप सेल कर सकते हो, एट ए टाइम दोनों नहीं होता है, ठीक है। या तो आपको बायर खड़े दिखेंगे तो आप शेयर को बेच सकते हो, अगर आपको सेलर खड़े दिखेंगे तो आप शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं।
तो ये प्री ओपन सेशन हो या फिर पोस्ट क्लोजिंग सेशन हो, ये इक्विटी मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए आपको इक्विटी मार्केट में कई बार ऐसा देखने को मिलता होगा कि गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग आपको मिलती है। मतलब आपको कई बार ये मान लो अगर कोई शेयर 100 रुपये पे क्लोज हुआ तो नेक्स्ट डे कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि शेयर 105 रुपये पे ओपन हो गया। तो ये कैसे होता है? वो प्री ओपन सेशन के कारण होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पोस्ट क्लोजिंग प्री ओपन सेशन वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, इसीलिए, ठीक है। अब दोस्तों, हमें इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फ्यूचर्स में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए? तो फ्रेंड देखिए, ये पूरी तरीके से डिपेंड है इन्वेस्टर के ऊपर, ट्रेडर के ऊपर, ठीक है। अगर आप मान लो इन्वेस्टर हो, ठीक है, मतलब आपको शेयर खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर तो आपके लिए इक्विटी मार्केट ही अच्छा है, वहीं पर ही आपको करना है और वहीं पर ही आपका पैसा बनेगा। आप ट्रेडर हो, बट आप छोटे ट्रेडर हो, मतलब छोटा पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा गेम नहीं खेलना चाहते हो, तो भी आपके लिए इक्विटी मार्केट अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आप 1 शेयर 2 शेयर में भी काम कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर्स में ऐसा ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और मान लो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मतलब थोड़े से डरते हो, ठीक है, ट्रेडिंग करने से, ठीक है, लॉस करने से डरते हो, 100 रुपये पे शेयर लिया, थोड़ा भी नीचे अगर आ गया तो आपको डर लगता है लॉस होने का, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप इक्विटी मार्केट में ही ट्रेडिंग करिए, ठीक है। और फ्यूचर्स में किन लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए? तो दोस्तों, फ्यूचर्स में उन लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए जिनका जिगरा बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो रिस्क लेने से डरते नहीं है। उन लोगों के लिए बना है फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं और डेफिनेटली बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये बड़े लॉस देखने की हिम्मत आपके अंदर में होनी चाहिए। अगर ये हिम्मत आपके अंदर में, तो फिर फ्यूचर मार्केट आपका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि इक्विटी मार्केट क्या होता है और फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कौन सा मार्केट हमारे लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा ये वीडियो देख के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज देने वाले वीडियोस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।